नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ न्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुषाण वंश को कंप्लीट किया। यदि आप दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखें तो आप पहले उसको देख लीजिए। तो प्राचीन इतिहास में दोस्तों मरणोत्तर काल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कुषाण वंश तक हमने चर्चा किया। अब देखते हैं दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश जो यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश जो 240 से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया था। तो यह भी एक वंश जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। वह संभवतः सामंतवादी राजा था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। वह संभवतः सामंतवादी राजा था। इतसिंह जो एक चीनी यात्री था, इतसिंह के अनुसार श्री गुप्त ने बिहार राज्य में बिहार शरीफ नामक स्थान पर एक चीनी मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु पुराण के अनुसार गुप्त वंश के शासक वैश्य जाति के थे। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। वह संभवतः सामंतवादी राजा था। इतसिंह जो एक चीनी यात्री है, तो इतसिंह के अनुसार श्री गुप्त ने बिहार राज्य में बिहार शरीफ नामक स्थान पर एक चीनी मंदिर का निर्माण करवाया था। और विष्णु पुराण के अनुसार गुप्त वंश के शासक वैश्य जाति के थे, यानी बनिया थे, वैश्य जाति के थे। ये विष्णु पुराण में कहा गया। श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यह श्री गुप्त ने आदिराज एवं महाराज की उपाधि धारण किया था। किसने? श्री गुप्त ने आदिराज एवं महाराज की उपाधि धारण किया था। श्री गुप्त 240 से 280 के बीच में शासन किया था। इसके बाद अगला है घटोत्कच, जो 280 से 319 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। किसने? घटोत्कच ने। घटोत्कच भी महाराज की उपाधि धारण किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्याभिषेक 319 ईस्वी में कराया था और वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 में अपना राज्याभिषेक करवाया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक तो श्री गुप्त है, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, क्योंकि यह विस्तारवादी था, विस्तार किया था, इसीलिए इसे कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया तथा इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत को चालू किया था। तो गुप्त संवत क्या है? गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। अलुबरूनी ने गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर बताया।
अलुबर्नी ने गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर बताया है। गुप्त संवत को वल्लभ संवत भी कहा जाता है। गुप्त संवत को वल्लभ संवत भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया। उसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति में विकास किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत किया था, अपनी शक्ति को। सिक्के। चंद्रगुप्त प्रथम राज रानी प्रकार के यानी चंद्रगुप्त प्रथम राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी करवाया और विवाह प्रकार अथवा लिच्छवी प्रकार आदि की स्वर्ण सिक्के जारी करवाया तथा उसके सिक्कों पर लिच्छवाया दौहित्र शब्द अंकित है। किसके सिक्कों पर? चंद्रगुप्त प्रथम के। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में अपने दरबार में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को बुलाकर दरबारियों के बीच कहा कि आओ आर्य पुत्र, तुम इस राजगद्दी के योग्य हो गए हो। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त 335 से 380 के मध्य इन्होंने शासन किया था। समुद्रगुप्त के पिता का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमार देवी है, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी। इन्होंने पर क्रमांक कविराज लिच्छवाया दौहित्र एवं अप्रतिरथा आदि की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त ने दरबारी कवि एवं संधि विग्राहिक हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि एवं संधि विग्राहिक हरिसेन था। समुद्रगुप्त के दिग्विजयों की जानकारी हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति और महाकवि कालिदास कृति रघुवंशम से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति और रघुवंशम से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया है। इसकी भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी एवं चिंपू शैली में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया। इसकी भाषा संस्कृति है, लिपि ब्राह्मी है एवं चिंपू शैली में यानी गद्य पद्य चिंपू शैली में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में अकबर के इलाहाबाद किले में स्थित है, यानी प्रयागराज की। आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय दो तरह से हम देखेंगे, प्रथम विजय और द्वितीय विजय। प्रथम विजय 13 से 14 ईस्वी 13वीं और 14वीं पंक्ति में है प्रथम विजय, तथा द्वितीय विजय है 21वीं पंक्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 3 राजाओं को पराजित किया। इसे आर्यावर्त की प्रथम विजय कहा जाता है। अगला पॉइंट,
प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। इसे आर्यावर्त की द्वितीय विजय कहा जाता है। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कुल 12 राजाओं को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। आर्यावर्त के कुल 12 राजाओं को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। दक्षिणावर्त की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित करके उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। इस प्रकार के युद्ध को इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने धर्म मोक्षानुग्रह की संज्ञा प्रदान की है। आठविक राज्यों की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर प्रदेश राज्य में गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले के मध्य जंगल में रहने वाले राजाओं को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति के अनुसार सीमावर्ती राज्यों से भी सहसंबंध था, मधुर संबंध भी इन्होंने बनाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं एवं 24वीं पंक्ति के अनुसार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया था। जैसा कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को हो गया, जैसा कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में एक स्तूप निर्मित करने की अनुमति प्रदान किया था, क्योंकि विदेशियों से भी इनका संबंध अच्छे थे। B.A. स्मिथ के अनुसार B.A. स्मिथ की एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 ईस्वी। ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया B.A. स्मिथ की है। साम्राज्यवादी इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ यानी B.A. स्मिथ ने 1904 ईस्वी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित किया। इस पुस्तक में विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। B.A. स्मिथ ने, विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा प्रदान किया था। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त है। सिक्के। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी करवाया था। समुद्रगुप्त दोस्तों 6 प्रकार के सिक्के जारी करवाया था। पहला है गरुड़ प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, वीणा वादन प्रकार का सिक्का, यानी 6 प्रकार के सिक्कों को जारी करवाया था समुद्रगुप्त ने। अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों से ज्ञात होता है कि अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। अगला पॉइंट है वीणा वादन प्रकार के सिक्कों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी था दोस्तों।
समुद्रगुप्त में ने अन्य धर्म के लोगों को भी प्रश्रय दिया। समुद्रगुप्त ने अन्य धर्म के लोगों को भी प्रश्रय दिया था। जैसे वसुबंधु नाम का बौद्ध भिक्षु समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करता था। रामगुप्त इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। रामगुप्त के दरबार में विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ की रचना किया था। देवी चंद्रगुप्तम की रचनाकार है विशाख दत्त। ये रामगुप्त के शासनकाल में थे। विशाख दत्त एक कृत है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गुप्त वंश का शासक हुआ, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके सत्ता अपने हाथों में लिया। देवी चंद्रगुप्तम नाटक गुप्तकालीन रचना है। तो ये था दोस्तों रामगुप्त। अगली वीडियो में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पे चर्चा करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।